हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स प्रेप एग्जाम यूट्यूब चैनल। रेलवे के आने वाले एग्जाम हैं एलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ, एनटीपीसी, आरआरबी और ग्रुप डी। इन सभी एग्जामों के लिए हम करने वाले हैं साइंस का स्पेशल प्रैक्टिस सेट। इस प्रैक्टिस सेट की बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों के आपके पिछली परीक्षाओं में जो प्रश्न हैं वो आए हुए हैं, वो यहाँ पर आपको कराने वाले हैं। ठीक है, ये प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। हमने अभी तक आपको 3 ही प्रैक्टिस सेट करा पाए थे। पर्सनल इश्यू की वजह से वो कंटिन्यू नहीं करा पाए, वो यहाँ से आज के स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न से। देखिए दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर है 1 नंबर। एक कुली है, ज़मीन से 20 केजी का सामान उठाता है और ज़मीन से 2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रख लेता है, तो सामान पर किया गया काम बताइए। कार्य यहाँ पर बताना है कितना होगा। जी का मान आपको 10 मीटर पर सेकंड लेना है। देखिए ग्रुप डी का ये प्रश्न है, आपका ग्रुप डी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। जल्दी से सॉल्व करके बताइए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 20 केजी का आपका सामान है और 2 मीटर उठाता है, यानी कि आपकी एम की वैल्यू कितनी दी है। एम की वैल्यू दी है यहाँ पर 20 केजी। कितना? 20 केजी। ठीक है, और एच की वैल्यू की बात करें तो 2 मीटर। कितना? 2 मीटर। ठीक है, और यहाँ पे जी का मान कितना दिया जा रहा है। जी का मान आपका दिया जा रहा है 10 मीटर। तो आपको एक फॉर्मूला होता है डब्ल्यू बराबर एम जी एच। क्या होता है? डब्ल्यू बराबर एम जी एच, ये होता है। ठीक है, एम यहाँ पर कितना है? 20। कितना है? 20। ठीक है, और यहाँ पर जी कितना है? 10। कितना होगा? 200 हो गया। 200, 200 इंटू 2 तो कितना? 400 हो गया। कौन सा ऑप्शन सही है? तीसरा ऑप्शन, यानी कि आपका सी ऑप्शन। ठीक है, 400 जूल यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 नंबर। जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर दूरी पर एक बल के द्वारा चलती है तो कार्य बताइए। यानी कि 1 मीटर दूरी पर किसी बल के द्वारा 1 मीटर किसी दिशा में चलती है, तो ये बताइए उस पर कार्य कितना होगा। कार्य की मात्रा कितनी होगी? 10 जूल्स, 100 जूल, वहाँ पर 0.01 जूल और 1 जूल। एएलपी टेक्नीशियन का ये प्रश्न है, जल्दी से सॉल्व करके बताइए। तो देखिए यहाँ पर आपको बता देते हैं, आपका यहाँ पर डी की वैल्यू कितनी है? 1 मीटर। और आप एफ की वैल्यू कितनी है? तो डब्ल्यू बराबर एक फार्मूला होता है एफ इंटू डी। एफ इंटू डी। ठीक है, तो यहाँ पर बल कितना है? बल है 1। और यहाँ पर डी की वैल्यू कितनी है? तो यहाँ पर कितना कार यहाँ पर कितने निकलेगा? चौथा ऑप्शन यानी कि डी ऑप्शन सही है यहाँ पर। ठीक है, चार यहाँ पर कितने? 1 जूल निकलेगा। कितना? 1 जूल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर है आप 3 नंबर। 4 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु क्षैतिज दिशा में, कैसी? क्षैतिज दिशा में 5 मीटर पर सेकेंड गति से कैसी बढ़ रही है। इसकी गति में 10 मीटर पर सेकेंड तक बढ़ाने के लिए कितना? 10 मीटर पर सेकेंड। पहले कितनी थी? तो पहली थी 5 मीटर पर सेकेंड, फिर अब कितनी? 10 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर बताइए इस पर जो किया गया कार्य है वो यहाँ पर कितना होगा। 150 जूल, 100 जूल, 75 जूल, 50 जूल। एएलपी टेक्नीशियन का प्रश्न है, जल्दी से सॉल्व करके बताइए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। जल्दी से सॉल्व करिए दोस्तों। तो देखिए इसको हम लोग सॉल्व करके आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको बता देते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर एम की वैल्यू यहाँ पर कितनी दी है? 4 केजी। कितनी? 4 केजी। प्रारंभिक वेग की बात करें, प्रारंभिक वेग कितना है? 5 मीटर पर सेकेंड। कितना? 5 मीटर पर सेकेंड। अंतिम वेग की बात करें तो V2 यहाँ पर हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो 5 मीटर पर सेकेंड से बढ़कर 10 मीटर पर सेकेंड बढ़ाने के लिए जो कार्य है वो किसमें? गतिज ऊर्जा में वृद्धि के बराबर हो। किसमें? गतिज ऊर्जा, जो कि एक फार्मूला होता है कार्य के बराबर, कनेक्ट एनर्जी कार्य के बराबर 1/2 M V2 का स्क्वायर माइनस के V1 का स्क्वायर, ये होता है फार्मूला। ठीक है, अब आप यहाँ पर सभी की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे 100 माइनस 25 इंटू 2, तो यहाँ पर सॉल्व करोगे तो 150 यहाँ पर आपका जूल सही उत्तर निकलेगा। कौन सा ऑप्शन था? पहला ऑप्शन। कौन सा था? पहला ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर था। ठीक है, 150 जूल यहाँ पर सही उत्तर था। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, इस फार्मूले को नोट कर लीजिए जो आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछा जा सकता है। देखिए चलिए, अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। वीडियो को हमेशा लाइक करिए दोस्तों। ठीक है, हमारी मेहनत और कंटेंट आपको समझ में आ रहा तो। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 4 नंबर। 0.1 केजी वजन की एक गेंद है जो स्थिर स्थिति से गिराई जाती है।
यह है 2 मीटर की दूरी से गिरती है। कितनी? 2 मीटर की दूरी से। तो गुरुत्वाकर्षण बल से लगने वाला कार्य कितना होगा? गुरुत्वाकर्षण जो बल है उसके द्वारा जो लगने वाला कार्य है वो यहाँ पर कितना होगा? आप लोग बताइए सॉल्व करके। देखिए आपका एलपी टेक्नीशियन यह क्वेश्चन पूछा गया था 2018 का। ऑप्शन बताएं कौन सा सही है। तो इसका जो सही ऑप्शन निकलेगा ए ऑप्शन 1.96। कितना? 1.96। चलिए इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको बता देते हैं। आपका यहाँ पर कितना दिया? आपका यहाँ पर एम की वैल्यू कितनी दी? 0.1। ठीक है। एक फार्मूला होता है डब्ल्यू बराबर एम जी एच। क्या होता है? डब्ल्यू बराबर एम जी एच। ठीक है। एम की वैल्यू यहाँ पर कितनी दी? 0.1। ठीक है। जी का मान कितना? 9.8। ठीक है। और इसके बाद देखिएगा एच की वैल्यू कितनी? 2 मीटर। कितना? 2। ठीक है। 8 दूनी 16, 6 हो गया। और 9 दूनी 18, 1 19, 1.9। यहाँ पर एक दशमलव लगा दीजिए। तो फिर कौन सा ऑप्शन सही है? पहला ऑप्शन, क्योंकि हमने अभी बताया था। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। निम्नलिखित में से कोई कार्य नहीं किया जा सकता। जो कोई कार्य है वो नहीं किया जाता है। कपिल अपने कंधे पर 10 केजी भार लेकर खड़ा है। बी ऑप्शन सचिन 4 किलोमीटर चलता है। एक कुली किसी बस से किसी कार तक एक वजन ले जाता है। और डी ऑप्शन है अरुण मैदान पर क्रिकेट खेलता है। बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर बताइए कोई कार्य नहीं किया जाता है। कौन से ऑप्शन से कोई कार्य नहीं किया जा सकता है? जल्दी से बताइए। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा पहला ऑप्शन। कौन सा? पहला ऑप्शन है कपिल है वो अपनी कंधे पर 10 केजी का सामान लेकर खड़ा है। ओनली ओनली वो खड़ा है। अगर वो चलेगा तभी तो विस्थापन होगा यानी कि विस्थापन यहाँ पर क्या है? 0 है। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है वो 0 है। इस वजह से यहाँ पर कोई कार्य नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है? पहला ऑप्शन। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 6 नंबर। बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब क्या हो? विस्थापन बल की दिशा में। जब विस्थापन बल की दिशा में हो, विस्थापन बल के लंबवत हो, आरोपित बल में कोई विस्थापन नहीं होता है। विस्थापन बल की विपरीत दिशा में हो, बल की विपरीत दिशा में। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जो आपका धनात्मक कार्य हो, धनात्मक बल द्वारा जो पॉजिटिव यहाँ पर वर्क किया जाए। कौन सा ऑप्शन सही होगा? जल्दी से बताइए। तो इसका सही ऑप्शन होगा पहला ऑप्शन। क्या होगा? बल की दिशा में। ठीक है। विस्थापन हो, डिस्प्लेसमेंट हो, वो किस दिशा में हो? बल की दिशा में। ठीक है। चलिए आपका पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। क्वेश्चन नंबर आपका 7 नंबर। कार्य शून्य की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले जो बल के बीच जो कोण है वो यहाँ पर कितना होगा? यानी कि विस्थापन और आपके बल के बीच कोण बताइए जब आपका कार्य है वो कैसा हो? शून्य हो। कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला ऑप्शन है 45 डिग्री, 120 डिग्री, 90 डिग्री, 0 डिग्री। बताइए ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन सही है? आपका कार्य शून्य हो जाए, कार्य शून्य हो जब क्या हो? विस्थापन और आपके बल के बीच कोण कितना होगा? तो बताइए। तो इसका सही ऑप्शन है सी आंसर। कौन सा? सी ऑप्शन। ठीक है। आपका यहाँ पर कौन सा सी ऑप्शन सही है? 90 डिग्री। ठीक है। 90 डिग्री पर यहाँ पर क्या है कि कार्य वो शून्य हो जाएगा। ठीक है। चलिए दोस्तों वीडियो क्वालिटी मेहनत आपको समझ में आ रही तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। हमारी वीडियो को हमेशा लाइक करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। अगला है क्वेश्चन नंबर आपका 8 नंबर। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है? किस पर निर्भर नहीं कर? प्रयुक्त बल, आपके वस्तु के द्रव्यमान, विस्थापन के बीच कोण पर। ऑप्शन बताएं कौन सा सही है? यह जिस पर यहाँ पर निर्भर नहीं करेगा, वर्क है, किया गया कार्य है वो आपका निर्भर नहीं करेगा। कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर है निर्भर नहीं करेगा, वस्तु के जो द्रव्यमान है उस पर निर्भर नहीं करेगा। यहाँ पर कितना भी उसका द्रव्यमान हो, मास हो, उससे कोई डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है। आपका यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 8 नंबर। जब कोई आदमी दीवार को धक्का दे तो लेकिन उसे विस्थापित करने में ये विफल रहे तो यह करता है धनात्मक कार्य, नकारात्मक कार्य, अधिकतम सकारात्मक कार्य, बिल्कुल कोई कार्य नहीं है। ऑप्शन बताएं कौन सा सही है? आपका 2018 में ग्रुप डी का प्रश्न है। यह आदमी है दीवार को क्या धक्का दे रहा है और वे दीवार विस्थापित नहीं होती है तो बताएंगे कार्य है वो कितना होगा? यानी कि आपका डिस्प्लेसमेंट है वो 0 है। ठीक है। तो आपका कार्य है वो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है। तो आपका कौन सा ऑप्शन?
चौथा ऑप्शन डी ऑप्शन यहाँ पर सही ऑप्शन है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर अब है 10 नंबर। कोई कार है 5 न्यूटन नियत बल से एक 15 किलोमीटर दूरी तय करती है। कितना? 15 किलोमीटर दूरी की यात्रा यहाँ पर तय करती है। तो ये बताइए यहाँ पर कार कितना होगा, बताइए जल्दी सॉल्व करके बताइए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। आपका यहाँ पर काल यानी कि बल यानी कि एफ बराबर यहाँ पर कितना दिया है? एफ बराबर यहाँ पर दिया है आपका 500 न्यूटन। कितना? 500 न्यूटन। ठीक है, अब यहाँ पर डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस आपका 15 किलोमीटर। कितना? 15 किलोमीटर है। किलोमीटर को आप मीटर में बदलोगे तो आप 15 × 10⁻³ 15 × 10⁻³ मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपका ये कितना है? ये क्या है? डी डिस्टेंस है। ठीक है, तो आप इनको मल्टीप्लाई कर दो तो 15 अपना 75, 75 तो सभी में है। ठीक है, और यहाँ पर 3 और 2 यानी कि 5 जीरो होनी चाहिए। तो पहले यहाँ पर किस ऑप्शन आपका सी ऑप्शन में कौन से सी ऑप्शन है? 75 लाख जूल आएगा। कितना? 75 लाख जूल। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। हमारी मेहनत और कंटेंट समझ में आ रहा है तो वीडियो को हमेशा लाइक करिए। क्वेश्चन नंबर है 11 नंबर। निम्नलिखित में से किस तत्व के लिए प्रतीक 2 अक्षरों में शामिल होते हैं? प्रतीक में जो आपके अक्षर हैं वो शामिल होते हैं, बताइए। कार्बन, आयोडीन, लोहा, फ्लोरीन। ऑप्शन बताएं कौन सा सही है। किस तत्व के लिए जो तत्व है जिसमें आपके 2 अक्षर हैं, 2 अक्षर? कार्बन है, आयोडीन है, लोहा है, आपका फ्लोरीन है। ऑप्शन बताएं कौन सा सही है। तो इसका ऑप्शन सही है लोहा। क्या होता है? लोहा। इसका कार्बन प्रतीक की बात करें तो Fe होता है। क्या होता है? Fe। ऐसे तो इसमें 2 अक्षर हैं। ठीक है, चलिए बाकी ऑप्शन की यहाँ पर बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, कार्बन में क्या तो सी होता है ओनली। क्या होता है? सी। ठीक है, आयोडीन के में आई होता है, लोहा में Fe हमने बताया था, अभी क्वेश्चन था। फ्लोरीन की बात करें तो F। ठीक है, आपके 2 अक्षर में शामिल हुए। कितनी? 2 अक्षर वाले। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर आपका 12 नंबर। निम्नलिखित में से वैज्ञानिक ने सुझाव दिया था, जो कौन से वैज्ञानिक थे उन्होंने सुझाव दिए कि तत्व प्रतीक निर्माण, तत्व का प्रतीक निर्माण और तत्व के नाम 2 अक्षरों द्वारा दिया जा सकता है। तो कौन थे? वर्जीलियस थे, डाल्टन थे, डेमोक्रेटिक से, लेवोजियर। बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन से वैज्ञानिक थे? तो यहाँ पर सही ऑप्शन है पहला ऑप्शन, वर्जीलियस। कौन थे? वर्जीलियस। 1811 में वर्जीलियस वैज्ञानिक थे। कार्बन यौगिकों के यहाँ पर नाम, यहाँ पर संकेत, यहाँ पर पद्धति के अनुसार उन्होंने 1812 में उन्होंने विद्युत रासायनिक सिद्धांत उन्होंने दिए। द्वैत कह सकते हैं, द्वैत सिद्धांत। ठीक है, तो इन्होंने इसी सिद्धांत पर इन्होंने 2 अक्षरों से यहाँ पर एक संकेत बनाया, जैसे कि सीरियम CE। इसका परमाणु संख्या की बात करें तो 58 है। थोरियम की बात करें, थोरियम TH हो गया, इसकी परमाणु संख्या की बात करें तो 90। सिलिकॉन की बात करें तो SI हो गया, इसका परमाणु संख्या हो गई 14। टाइटेनियम की बात है TI हो गया और इसका परमाणु संख्या की बात करें तो 12। ठीक है, इन सभी को आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, कहीं ना आपके क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर आपका 13 नंबर। निम्नलिखित में से अर्ध धातुओं के सही योग में यहाँ पर बताइए। अर्ध धातुओं के योग, सल्फर फास्फोरस हो गया, यहाँ पर हाइड्रोजन हीलियम हो गया, कार्बन नाइट्रोजन हो गया, सिलिकॉन आपका जर्मेनियम हो गया। अर्ध यहाँ पर सेमीकंडक्टर, ये बताइए अर्ध धातुओं के सही योग सेमीकंडक्टर, कौन सा ऑप्शन सही है जल्दी से बताइए। तो देखिए दोस्तों, इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो होगा डी ऑप्शन, सिलिकॉन होगा और जर्मेनियम। क्या? सिलिकॉन और जर्मेनियम। ठीक है, आपका यहाँ पर ये अर्ध सेमीकंडक्टर है। चलिए, सिलिकॉन और आपके जर्मेनियम कैसे सेमीकंडक्टर हैं? क्या है? अर्ध धातु हैं। ठीक है, इसे आप धातु और अधातु से मिलकर ये बनाए जाते हैं सेमीकंडक्टर। ठीक है, इसे आप सुचालक और कुचालक के गुण भी इसमें पाए जाते हैं। क्या? सुचालक और कुचालक के। ठीक है, और सिलिकॉन जर्मेनियम शुद्ध पदार्थ हैं। इसके अलावा यहाँ पर एग्जाम्पल के मतलब गैलियम होगा और आर्सेनाइड हो गया, गैलियम आर्सेनाइड।
और यहाँ पर इसकी देखिए कैडमियम और आपके सेलेनाइड, क्या कैडमियम आपके सेलेनाइड ये आपके अर्धचालक हैं। इसको आप लोग कहीं ना कहीं नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 14 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उपधातु है? कौन सा तत्व एक उपधातु है? बिस्मिथ, एंटीमनी, सेलियम, आयरन। ऑप्शन बताएं कौन सा सही है। तो देखिए उपधातु की बात करें तो यहाँ पर सही ऑप्शन है एंटीमनी। बी ऑप्शन यहाँ का है, एंटीमनी एक उपधातु है। अब ये उपधातु होता क्या है तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, उपधातु की बात करें तो उपधातु क्या है, वो एक तत्व है जिसमें धातु और अधातु दोनों के इसमें गुण पाए जाते हैं। उपधातुओं की संख्या की बात करें तो कितनी होती है? 7 होती है। कितनी? 7 होती है। ठीक है, आप लोग याद रखिए। जिसमें देखिएगा बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, ठीक है, टेलेरियम और आपका पोलेनियम। ठीक है, इन सभी को आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, ये सारे आपके क्या होते हैं? उपधातु होते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है क्वेश्चन नंबर आपका 15 नंबर। धातुओं धातुएं प्रकृति में विद्युत धनात्मक होती हैं। विद्युत धनात्मक होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दिए गए अभिकथन सही व्याख्या पर देगा? ऑप्शन बताएं कौन सा सही हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन है धातुएं ऋणात्मक आयन के लिए इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती हैं। धातुएं ऋणायन बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन त्याग करती हैं। धातुएं धनायन बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती हैं। धातुएं धनायन बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन को त्याग करती हैं। चलिए जल्दी से बताइए ऑप्शन कौन सा सही है। धनात्मक, विद्युत धनात्मक, यहाँ पर बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन। जो धातुएं हैं वो धनायन बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगी? इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगी? त्याग करेंगी। ठीक है, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन नंबर आपका 16 नंबर। प्रकृति में विद्युत धनात्मक होती हैं अधातुएं, धातुएं, अर्ध धातुएं हो गई, उपधातुएं हो गई। चलिए बताइए जल्दी से क्वेश्चन आंसर बताइए इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका सही ऑप्शन है बी ऑप्शन। धातुएं क्या होती हैं? धनात्मक होती हैं। विद्युत धनात्मक होती हैं। क्या होती हैं? विद्युत धनात्मक। प्रकृति में कैसी होती है? विद्युत धनात्मक। ठीक, चलिए दोस्तों धातु की बात कर लेते हैं। तो धातु में ऊष्मा और विद्युत के क्या होते हैं? अच्छे चालक होते हैं। धातु क्या होते हैं? ऊष्मा और विद्युत के क्या होते हैं? अच्छे चालक होते हैं। धातुओं में प्रकृति विद्युत धनात्मक होती है। कैसी होती है? धनात्मक। ठीक है, अधातु की बात करें तो ये कैसा होता है? सामान्यतः ये भंगुर होता है, चमकहीन होता है और विद्युत और ऊष्मा के कैसा ये क्या होता है? कुचालक होता है। क्या होता है? कुचालक। ठीक है, वे तत्व जिसमें धातु और अधातु दोनों यहाँ पर गुण पाए जाते हैं उसे उपधातु कहते हैं। क्या कहते हैं? उपधातु। जो कि हमने अभी बताया था बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी। बाकी और थे, आप लोग कमेंट में बताइए कौन कौन से थे। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर आपका 17 नंबर। इससे पहले आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए दोस्तों। धातुओं की पतली चादरों के रूप में परिवर्तित किए जाने की क्षमता को क्या कहते हैं? तनन सलता कहते हैं, सुरीला कहते हैं, चालकता कहते हैं, या आपके आघात वर्धनीयता। बताइए ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन सही है। यानी कि धातु को पतली चादर के रूप में परिवर्तित करने के लिए इसकी क्षमता को क्या कहेंगे? तो इसे कहेंगे इसे कहेंगे आघात वर्धनीयता। क्या कहें? आघात वर्धनीयता। आपका डी ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर आपका 18 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व धातुओं के बारे में गलत है? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर धातुओं के बारे में गलत है? वे तन्य एवं आघात वर्धनीय होती है। वे यहाँ पर ताप और विद्युत के सुचालक होते हैं। इनका गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। वे विद्युत ऋणात्मक होती हैं। धातुओं के बारे में बताइए कौन सा ऑप्शन गलत है। धातुओं के बारे में बताइए कौन सा ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन बताएं जल्दी से, 18 नंबर प्रश्न है तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन। यहाँ पर क्या है? वे विद्युत के क्या होते हैं? धनात्मक होते हैं। विद्युत के धातु होते कैसे? धनात्मक, ऋणात्मक नहीं होते। तो आपका कौन सा डी ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप। 19 नंबर प्रश्न है। 19 नंबर प्रश्न है, धातु अपनी वास्तविक स्थिति में
विद्यमान होती हैं वास्तविक स्थिति में? ए ऑप्शन है अन्य धातु के साथ मिश्रण के रूप में, मुक्त मुक्त स्थिति में, गैर धातु के साथ मिश्रण के रूप में, कंपाउंड के साथ मिश्रण के रूप में। ऑप्शन बताएं कौन सा सही है। ग्रुप डी का ये प्रश्न है, कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी से बताइए। तो इसकी बात करें तो इसका सही ऑप्शन है आपका बी ऑप्शन, ठीक है। मुक्त स्थिति में हो, कैसे मुक्त स्थिति में, ठीक है। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। चलिए आइए यहाँ पर इसकी देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, कोई भी वस्तु वास्तविक अवस्था में तभी रहती है जब तक यह मुक्त रूप में विद्यमान हो। जैसे कि यहाँ पर देखिए 24 कैरेट का जो सोना वास्तविक रूप से मुक्त मुक्त अवस्था में 24 कैरेट का सोना। जैसे कि यहाँ पर देखिए शुद्ध एल्युमिनियम हवा और पानी के साथ रासायनिक सहयोग नहीं करता है। कैसा कि रासायनिक सहयोग नहीं करता, तो वास्तविक रूप से क्या है, मुक्त अवस्था में, क्या है, मुक्त अवस्था में, ठीक है। चलिए यहाँ से आप लोग समझ सकते हो, ये सारे इनके एग्जाम्पल हैं। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर आपका 20 नंबर। 20 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से अधातुओं का भौतिक गुण नहीं है। अधातुओं का भौतिक गुण यहाँ पर कौन सा नहीं है? तो पहला ऑप्शन है केवल ठोस अवस्था में होते हैं, आघात वर्धनीय ना होना या तन्यता होना, ऊष्मा और विद्युत के कुचालक। डी ऑप्शन है निम्न गलनांक और क्वथनांक। चलिए ऑप्शन बताएं कौन सा सही है। 20 नंबर प्रश्न है, इसका ऑप्शन बताइए कौन सा सही हो जाएगा। ए ऑप्शन, कौन सा होगा? ए ऑप्शन, यानी कि आपका केवल ठोस अवस्था में क्या होते हैं, तो अधातुओं के विद्युत व ऊष्मा के क्या कुचालक में अतन्य होते हैं। कैसे? ऊष्मा के कुचालक और अतन्य, ठीक है। ये धातुओं की तरह कठोर ना होकर कैसे होते, भंगुर होते हैं, आसानी जो टूट जाते हैं, ठीक है। तीसरे गुण की बात करें तो अधातु ठोस द्रव गैस तीनों अवस्थाओं में ये आपके पाए जाते हैं धातु, ठीक है। अवर्धनीयता आघात अवर्धनीयता तन्यता का इनमें गुण नहीं पाया जाता, ठीक है। गलनांक और क्वथनांक इसमें बहुत ही कम होता है, निम्न होता है, ठीक है। चलिए कंसेप्ट आपको कैसा लग रहा है, तो आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए दोस्तों, वीडियो को हमेशा लाइक करिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला है क्वेश्चन आपका 21 नंबर प्रश्न। जीवन की मूलभूत इकाई यानी कि यूनिट बताइए। कोशिका है, अंग है, ऊतक है, नाभिक है। बताइए ऑप्शन कौन सा सही है। एनटीपीसी का ये प्रश्न है, जल्दी से बताइए। जीवन की आपकी मूलभूत इकाई, तो इसका सही ऑप्शन है पहला ऑप्शन कोशिका। क्या है? कोशिका। आपका यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर आपको 22 नंबर। निम्नलिखित में से झिल्ली संयोजन थैली पाचन एंजाइम से भरी होती है। बताएंगे। गोल्जी का है, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम हो गया, रसधानी हो गई। एनटीपीसी का प्रश्न है, जल्दी बताइए कौन सा सही है। आपकी झिल्ली संयोजन थैली पाचन एंजाइम से भरी होती है। ऑप्शन तक कौन सा सही है, कौन सी यहाँ पर भरी होती है, तो इसका सही ऑप्शन है सी लाइसोसोम। किससे भरी होती है? लाइसोसोम से, ठीक है। चलिए लाइसोसोम की बात करें तो डी दुबे, कौन थे? डी दुबे के द्वारा पर इसकी खोज की कब? 1955 में। कब की थी? 1955 में, ठीक है। ये अधिकतर जंतु कोशिकाओं में मुख्य एंजाइम अभिक्रियाएं करने के लिए यहाँ पर कोशिकाओं में, जैसे कि यहाँ पर हो गया अग्नाशय, यकृत, मस्तिष्क हो गया, गुर्दे, इसमें यहाँ पर ये एंजाइम आपके लाइसोसोम में आपके पाया जाता है, ठीक है। आगे देखिएगा, इसे कहते हैं आत्मघाती थैली, सुसाइड बैग। क्या कहेंगे? सुसाइड बैग, इसे आप कह सकते हो, ठीक है। ये आपको कहा जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 23 नंबर। राइबोसोम, वो क्या था? लाइसोसोम था, ये राइबोसोम है। राइबोसोम बनाते हैं, वसा बनाते हैं, लिपिड, प्रोटीन, स्टार्च। एनटीपीसी का प्रश्न है, कौन सा ऑप्शन सही है? राइबोसोम है ये कि आपको क्या बनाते हैं, तो ये बनाते हैं आपको प्रोटीन। क्या बनाते हैं? प्रोटीन। आपका कौन सा सही है? सी ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए राइबोसोम की बात कर लेते हैं। तो राइबोसोम एक क्या है? एक जटिल संरचना है जो जो जीवित कोशिकाओं में ये पाई जाती है। कैसी? जीवित, ठीक है। इससे आप अंतः द्रवी जलिका में ये जुड़े होते हैं, ठीक है। ये हरित लवक, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया में ये पाए जाते हैं। किसमें? हरित लवक, केंद्रक, और यहाँ पर किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण नामक प्रक्रिया है। एमिनो एसिड प्रोटीन बनाते हैं। एमिनो एसिड से क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं।
किससे? एमिनो एसिड से। ठीक है, आप लोग याद रखिए। अगला है क्वेश्चन नंबर आपका 24 नंबर। 24 नंबर प्रश्न है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने यहाँ पर दिया था? प्रोटोप्लाज्म G.J. मेडल, बी ऑप्शन है जोहान इवांजेलिस्ट पुरकिंजे, सी ऑप्शन चार्ल्स डार्विन और रॉबर्ट हुक। एनटीपी का प्रश्न है, एनटीपीसी में क्वेश्चन आपका पूछा गया। प्रोटोप्लाज्म शब्द ये किसने दिया था? तो ये दिया था जोहान इवांजेलिस्ट पुरकिंजे ने। ठीक है, आपका बी ऑप्शन सही है। ठीक है, किन्होंने थे दिया था? जोहान इवांजेलिस्ट पुरकिंजे। ठीक है, आप लोग इनको याद रखिए। चलिए प्रोटोप्लाज्म की बात करें। प्रोटोप्लाज्म यानी कि जीव द्रव्य। ठीक है, इसका नामांकन यहाँ पर पुरकिंजे ने यहाँ पर कब किया था? 1839 में। कब? 1839। यह एक क्या है? एक तरल गाढ़ा यहाँ पर रंगहीन पारदर्शी लससा वजन युक्त ये पदार्थ है। कौन? प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, जो यहाँ पर इसकी बात करें तो जीव की जो सारी जैविक क्रियाएं हैं वो इसी के द्वारा संपन्न की जाती हैं, प्रोटोप्लाज्म के द्वारा। इसीलिए जीव द्रव्य जीवन की भौतिक आधार इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवन की भौतिक आधार। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म को आप लोग इनको याद रखिए। चलिए, अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, वीडियो को हमेशा लाइक करिए दोस्त। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर आपका 25 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो सत्य है? ये बताइए। ये ऑप्शन है पादप कोशिकाओं में जंतु कोशिकाओं की तुलना में रिक्त छोटी रिक्तकाएं पाई जाती हैं। बी ऑप्शन है पादप कोशिकाएं सामान्यतः जंतु कोशिकाओं में बड़ी होती हैं। सी ऑप्शन है जंतु कोशिकाओं में लवक नहीं पाए जाते। और डी ऑप्शन हो जाएगा पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्तियाँ पाई जाती हैं जबकि जंतु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती। यानी कि आपकी चौथा ऑप्शन है यहाँ पर जो पादप कोशिकाएं हैं उसमें आपकी कोशिकाएं पाई जाती हैं और जंतु कोशिकाओं में आपकी कोशिकाएं ये पाई नहीं जाती हैं। तो यहाँ पर बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है। ये असत्य क्वेश्चन का ये क्वेश्चन है, इसका आपको बताना है। ऑप्शन बताएं कौन सा सही है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पहला ऑप्शन। कौन सा? पहला, यानी कि ये ऑप्शन पादप कोशिकाओं में जंतु कोशिकाओं की तुलना में छोटी छोटी रिक्तकाएं यहाँ पर पाई जाती हैं। ठीक है, आप लोग इनको याद रखिए। कौन सा ऑप्शन सही है? पहला ऑप्शन। ठीक है, चलिए आइए दोस्तों, पादप कोशिका और जंतु कोशिका यहाँ पर इसका अंतर समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखिए आकार में पादप कोशिका जंतु कोशिका से कैसी होती? बड़ी होती है। ठीक है, पादप कोशिका जंतु कोशिका से कैसी? बड़ी होती है। चलिए जंतु कोशिका में बात करें तो जंतु कोशिका प्रायः आकार में छोटी होती है। कैसी होती? जंतु कोशिका क्या होती है? छोटी होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए सेलुलोज प्लाज्मा झिल्ली है, जैसे कि प्लाज्मा झिल्ली से बनी यहाँ पर क्या है? कोशिका भित्ति की उपस्थित हो रहती है। ठीक है, सेलुलोज। जंतु कोशिका में देखिएगा जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति है ये उपस्थित होती है। ठीक है, तीसरा पॉइंट देखिए पादप में रसधानी होती है। पादप में क्या? रसधानी। ठीक है, रिक्तिका बड़ी होती है। कैसी? रिक्तिका कैसी? बड़ी होती है। और इसमें जंतु कोशिका में देखिएगा रसधानी है वो आपकी बहुत ही छोटी होती है और अस्थायी रहती है। कैसी? अस्थायी। ठीक है, पादप कोशिका में ये लवक यहाँ पर पाए जाते हैं और जंतु कोशिका में लवक नहीं होते हैं। ठीक है, ये आपका डिफरेंसेस हैं, आप लोग इनको कहीं ना कहीं नोट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए दोस्तों अगला है क्वेश्चन 26 नंबर। किस कोशिकांग में कोशिका का मास्टर कहा जाता है? किस कोशिका में कोशिका का मास्टर कहा जाता है? पहला ऑप्शन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस और डी ऑप्शन है नाभिक। एएलपी टेक्नीशियन में क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन कौन सा सही है? कोशिकांग में कोशिका का मास्टर कौन सी कोशिका है इसमें? इसमें आपकी कोशिका का मास्टर कहा जाता है। 26 नंबर प्रश्न है, इसका सही ऑप्शन है नाभिक। नाभिक यहाँ पर ऑप्शन सही है। ठीक है, डी ऑप्शन। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर आपका 27 नंबर। शरीर में लगी चोट की मरम्मत करने के लिए किस प्रकार की सेल विभाजन का प्रयोग है? सेल विभाजन का यहाँ पर प्रयोग है तो केवल समसूत्रण, केवल अर्धसूत्री विभाजन, सी ऑप्शन है माइटोसिस एंड मियोसिस और डी ऑप्शन है ना समसूत्रण और ना ही अर्धसूत्री विभाजन। बताइए एनटीपीसी का प्रश्न है, कौन सा ऑप्शन सही है? आपके शरीर में चोट
लगने की मरम्मत के लिए किस प्रकार का यहाँ पर सेल विभाजन यहाँ पर प्रयोग होता है? ऑप्शन था कौन सा सही है? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो होगा ए ऑप्शन, केवल समसूत्रण। क्या होता है? केवल समसूत्रण की यहाँ पर सेल विभाजन है वो यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। आइए इससे पहले यहाँ पर कंसेप्ट समझ लीजिए। देखिए दोस्तों, शरीर में चोट लगने मरम्मत के लिए केवल समसूत्रण सेल का विभाजन यहाँ पर प्रयोग करता है। क्योंकि परोक्ष परोक्ष कोशिका विभाजन, इसी का परोक्ष कोशिका विभाजन इसी कह सकते हो। ठीक है, कोशिका विभाजन शरीर की एक कायिक कोशिकाओं में होती है। एक प्रकार की क्या होती है? कोशिका विभाजन की एक कायिक कोशिकाओं में ये होती है। ठीक है, चलिए चलिए अगला क्वेश्चन है 28 नंबर प्रश्न। एक पशु के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका बताइए। ए ऑप्शन है ऑस्टेसाइटस न्यूरॉन हो गया। सी ऑप्शन है क्रेम्टोफोसर और डी ऑप्शन है लिम्फ कोशिकाएं। ऑप्शन में कौन सा सही है? आपकी सबसे बड़ी कोशिका, पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? इसका सही ऑप्शन है न्यूरॉन। कौन सा सही है? न्यूरॉन। ठीक है, न्यूरॉन ये सबकी सबसे बड़ी कोशिका होती है पशु के शरीर की। ठीक है, चलिए आइए जानवरों की यहाँ पर बात करें। जानवरों के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका की बात न्यूरॉन तंत्रिका होती है। क्या न्यूरॉन तंत्रिका? आगे देखिए, तंत्रिका तंत्र में यह उत्तेजनीय कोशिका होती है। तंत्रिका तंत्र में कैसी उत्तेजनीय कोशिका होती है। कोशिका का कार्य मस्तिष्क से सूचना का आदान प्रदान एवं विश्लेषण करना। तंत्रिका तंत्र के आदान प्रदान, मस्तिष्क से सूचना का आदान प्रदान और विश्लेषण करना, इसका यहाँ पर काम होता है किसका? न्यूरॉन का। ठीक है, तंत्रिका कोशिका में कोशिकीय विभाजन नहीं होते हैं। इसे आप दोबारा नष्ट होने पर इसे दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते हो, किंतु इसे क्या कि स्टेम कोशिका के द्वारा ये प्राप्त की जा सकती है। किसके द्वारा? स्टेम कोशिका के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा आपका 29 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में होने वाला अणु जल, कार्बोहाइड्रेट, शैवाल, प्रोटीन? बताएंगे ऑप्शन से कौन सा सही है? एक कोशिका में अधिक मात्रा में क्या होता है? कौन सा अणु होता है? ऑप्शन तक कौन सा सही है? तो सबसे पहले क्या होता है इसमें? सबसे ज़्यादा जल। क्या होता है? जल यानी वाटर। ठीक है, चलिए आइए कोशिका की यहाँ पर बात कर लेते हैं। कोशिका यानी कि सेल। क्या है? कोशिका यानी कि सेल सजीवों शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है कोशिका। कुछ सजीव जैसे कि यहाँ पर देखिए जीवाणु के शरीर एक ही कोशिका से बने होते हैं। किसी जीवाणु के जो शरीर होते हैं वो एक ही कोशिका के यहाँ पर बने होते हैं। ठीक है, उन्हें आप एक कोशिकीय जीव कहते हैं। ऐसे एक कोशिकीय जीव, जबकि सजीव मनुष्य की बात करें तो मनुष्य के शरीर अनेक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। कैसे? अनेक कोशिकाओं। जिसे आप कहेंगे बहु कोशिकीय जीव। क्या कहेंगे? बहु कोशिकीय जीव। आपकी मानव शरीर है उसको आप क्या कहेंगे? बहु कोशिकीय जीव। और एक कोशिकीय जीव जो आपके जीवाणु होते हैं वो एक कोशिकीय जीव होते हैं। ठीक है, चलिए आइए दोस्तों, कोशिका के भीतर निम्नलिखित में संरचनाएं होती हैं, वो संरचनाएं पाई जाती हैं, उनके बारे में आप जान लेते हैं, जिससे कि आपके यहाँ से क्वेश्चन आपका कुछ पूछा जा सकता है। सबसे पहले देखिए आपकी केंद्रक और केंद्रिका। क्या होती है? केंद्रक और केंद्रिका। जीव द्रव्य गोल्जी का है। ठीक है, कणाव सूत्र हो गया। अंतर द्रव्य जालिका हो गई। ठीक है, गुणसूत्र हो गया। राइबोसोम और सेंट्रोसोम हो गया। क्या होगा? राइबोसोम, सेंट्रोसोम और लवक। ठीक है, जीव द्रव्य में आपकी जल की मात्रा की बात करें 80%, प्रोटीन की आपकी 15% होती है, वसा की बात करें तो 3%, कार्बोहाइड्रेट 1% और अकार्बनिक जो लवण होते हैं वो 1% होते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा यहाँ पर जल की मात्रा होती है कोशिका में। क्या होती है? जल की मात्रा, जो कि 80%। प्रोटीन के यहाँ पर पूछी जाए तो आपकी 15%। ठीक है, वसा की यहाँ पर बात करें तो 3% हो गई। कार्बोहाइड्रेट आपकी 1%। ठीक है, अकार्बनिक लवण हो गए वो कितने? 1%। ठीक है, इन सभी को आप लोग नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट हैं, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए अगला है क्वेश्चन हमारा आपका 30 नंबर। वीडियो का अंतिम प्रश्न होगा। प्रश्न नंबर है आपका 30 नंबर। निम्नलिखित में से सुमिलित यहाँ पर कीजिए। सुमिलित आपको करना है लाइसोसोम है, डीएनए या माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, बताएंगे ऑप्शन कौन सा सही। इधर आपका दिया गया पावर हाउस, गुणसूत्र और आपकी आत्महत्या की थैली। किसे आप आत्महत्या की थैली कहते हो, गुणसूत्र किसे कहते हो और पावर हाउस किसे कहते हो?
आपके ये ऑप्शन है ए, बी, सी और डी। बताएंगे ऑप्शन कौन सा सही है? जल्दी से बताइए, मिलान करके जल्दी से बताइए इसको। तो आपको इसको मिलान करोगे तो आपका यहाँ पर ऑप्शन निकलेगा बी ऑप्शन। कौन सा? बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए इसको मिलान करते हैं। देखिए दोस्तों, आपकी लाइसोसोम आत्महत्या की थैली, क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली। ठीक है, अब डीएनए क्या होता है? गुणसूत्र। क्या होता है? गुणसूत्र। माइटोकॉन्ड्रिया आपके पावर हाउस। क्या हो गई? पावर हाउस। ठीक है, चलिए आपके ये 30 प्रश्न थे। कितने थे? 30। 30 में से आप बताइए, 30 में से आपने कितने सही किए हैं? 30 में से आप बताइए कितने आपने सही किए हैं? आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। और आप इन्हीं क्वेश्चनों का पीडीएफ चाहिए इन सभी को, तो आप लेट्स प्रेप करके हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ से आप लोग क्वेश्चनों का रिवीजन कर पाएंगे और दोबारा इसे प्रैक्टिस कर पाएंगे। ठीक है, चलिए ये आपको सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। ठीक है, वीडियो कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। इसी तरह आपको डेली प्रैक्टिस करने को मिलेगी यहाँ पर। चलिए मिलेंगे आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, थैंक यू।